दोस्तों नमस्कार। 6 साल और 5 महीने के बाद एक बैठक होती है। एक ऐसी बैठक जिस पर पूरे देश की नजर है। एक ऐसी बैठक जिसके जरिए संघ परिवार की साख बचेगी या नहीं बचेगी, इसको लेकर भी सवाल है। एक ऐसी बैठक जिसके दायरे और जिसके कटघरे में जिन्होंने ट्रस्ट बनाया वो आएंगे या नहीं आएंगे, नजरें इस पर भी हैं। इस बैठक पर नजर राज्य की राजनीतिक सत्ता को लेकर भी है, जिसने जांच प्रक्रिया एसआईटी के जरिए शुरू कर दी। ये अयोध्या है। ठीक 6 बरस 5 महीने पहले 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनाया गया था और आज दोपहर 3 बजे जब बैठक शुरू हुई, उसमें किसकी एंट्री होगी किसकी नहीं होगी, किसी के पास मोबाइल रहना नहीं चाहिए। कोई ऐसी जानकारी लीक होनी नहीं चाहिए जिसके जरिए बैठक के बीच में कोई बात बाहर निकल जाए। और बैठक शुरू होने से पहले 4 बातों पर हर किसी को ध्यान देना होगा। यह बात है कि दरअसल 5 फरवरी 2020 को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रस्ट जो बनाया गया था वो केंद्र सरकार ने बनाया था। केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी उसकी अगुवाई कर रहे थे, क्योंकि वही तो जजमान बने थे। जब प्रतिष्ठान चल रहा था, पूजा हो रही थी, उन्हीं की मौजूदगी और उन्हीं की अगुवाई या कहें उन्हीं की उपस्थिति में सब कुछ हुआ था। तो ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया, ये सभी सदस्य जान लें, समझ लें। जो 15 सदस्यीय ट्रस्ट है उसमें मंदिर से जुड़े सभी बड़े फैसले बैठक में लिए जाते हैं। यानी कोई ये ना कहे कि फैसले नहीं लिए गए या फैसले लेते वक्त उन्हें जानकारी ही नहीं थी, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। और तीसरी बात, जो 70.5 एकड़ परिसर की जो जिम्मेदारी है, जिसमें मंदिर निर्माण, संचालन, दान और पूरे परिसर में जो कुछ होता है उसका विकास ट्रस्ट ही देखता है। यानी जो स्थिति इसके बाद जमीनों को लेकर आ सकती है, जो पत्थर लगाए गए उनकी कीमतों को लेकर आ सकती है, या फिर यह कोई कह सकता है इतनी महंगी चीजें इस तरीके से क्यों बनाई गई और जो बीच का पैसा था वो कौन हड़प ले गया। तो पहले समझ लीजिए कि दरअसल ये पूरा सब कुछ ट्रस्ट ही देखता है। और इसके बाद की स्थिति यह है कि दरअसल इस ट्रस्ट को लेकर सरकार को बीच में लेकर मत आइए, क्योंकि सरकार का दखल नहीं है और यह आरटीआई के दायरे से भी बाहर है। यानी कोई जानकारी देने की जरूरत किसी को नहीं है, अगर कोई जानना चाहे तो भी। और यह समझ लीजिए कि ट्रस्ट स्वतंत्र है, सरकार सिर्फ प्रशासनिक सहयोग देती है। यानी दोपहर 3 बजे जब यह बैठक शुरू हुई और शाम 6:30 बजे जब यह बैठक खत्म हुई, इस 3 घंटे के बीच का मैसेज बहुत साफ था। कटघरे में चंपत राय होंगे, उनके साथ अनिल मिश्रा होंगे, उनके साथ कौन कौन होंगे, कौन जेल जा चुके हैं, किस रूप में जा चुके हैं। लेकिन एक बात तो जान लीजिए, कोषाध्यक्ष ये ना कहें कि उन्हें तो कोई जानकारी कभी दी ही नहीं गई, और ट्रस्ट के अध्यक्ष ये बिल्कुल ना कहें कि उनके पास कोई जानकारी है ही नहीं, सिवाय इसके जो वो कह रहे हैं कि ये महापाप हुआ है और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। क्या बात सिर्फ इतनी भर रही? या बात अगर इतनी ही है तो इस पर्दे के पीछे की परिस्थितियों में आज एक एक पर्दा इसलिए हटाइए क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। और ट्रस्ट के जो बाकी 14 सदस्य हैं, इसमें 4 पदेन सदस्य हैं। यानी किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति की जरूरत होती है, लेकिन पदेन सदस्य जो होते हैं उनका वोट काउंट नहीं होता। तो चंपत और अनिल इस्तीफा दे चुके। 8 में से 6 सदस्यों की सहमति के बाद फैसला संभव है। फैसला लिया गया
इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। और इस मंजूर की परिस्थिति के बीच 3 बातें ध्यान में रखिए कि जो पदेन सदस्य हैं उनकी मौजूदगी बैठक में आज अलग अलग तरीके से कहें तो ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। उसमें कौन है? के पराशरन, निपेंद्र मिश्रा और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद बैठक में ऑनलाइन ही जुड़े। अब यहां पर सवाल है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास कर रहे थे। उनको बुलाया गया, गाड़ी भेजी गई, वो आए। उससे पहले कोषाध्यक्ष ने जो कहा और इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक सवाल लगातार अयोध्या के भीतर यह भी चलते रहा, ट्रस्ट बनाया है केंद्र सरकार ने, जांच कर रही है राज्य सरकार। राज्य सरकार की अगुवाई करते हैं योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बैठक के बीच में शंकराचार्य का बयान सामने आता है। दोषी तो यही दोनों हैं। किसी तीसरे ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, नैतिकता के आधार पर दिया, चोरी पकड़ में आ गई इसलिए दिया। इन सवालों से हटकर और बड़ा सवाल है कि पहली बैठक में ही नित्य गोपाल दास से कहा गया था कि आपके हस्ताक्षर कोई मायने नहीं रखेंगे, वो हस्ताक्षर आपके बदले कोई आपका सहयोगी साथी कर देगा जो हमारा विश्वस्त होगा। और इसी तर्ज पर कोषाध्यक्ष को भी देखा परखा गया। कई सवाल अब जहन में जरूर उठ रहे होंगे, लेकिन हमें लगता है इस बैठक के बीच में शंकराचार्य का जो कथन आया उसने कई परतों को एक झटके में उभार कर रख दिया। अध्यक्ष ट्रस्ट का और कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का, ये दोनों के अधिकार जब आपके खास लोगों को ही दे दिए गए थे, इसका मतलब था कि जो साधु संत उसमें डाले भी गए थे वो भी केवल दिखावा थे। वास्तव में आपके 1-2 लोग जो आपके विश्वस्त थे वही इस ट्रस्ट को चलाते थे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आप ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, वो भी नहीं बच सकते, क्योंकि उन्हीं के प्रदेश में उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। धर्म की जगह को किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए आप लोग उपयोग कर रहे थे, ये रहस्य उद्घाटन अब धीरे धीरे हो रहा है और जनता देख रही है। राम 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 राम। हालांकि शंकराचार्य यह भी कहने से नहीं चूके, जब कार सेवकों पर गोली चली तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, वह दोषी थे और इस वक्त चोरी हुई है, दान पत्र की चोरी हो गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो वह भी दोषी है। और फिर डबल इंजन, तो दिल्ली को भी आप बख्श नहीं सकते हैं। लेकिन यह पहली मीटिंग इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 6 बरस और 5 महीनों के बाद ऐसी बैठक होती है। जिस बैठक के भीतर का सच इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैठक दरअसल उस पूरी धारा और विचारधारा को समेटे हुए है जिसके दायरे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भगवाधारी राज्य के मुख्यमंत्री और हिंदुत्व की शॉल ओढ़कर चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बैठक के बीच में गाहे बगाए उभरती ही है। इस बैठक के बीच चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार इसलिए कर लिया जाए क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। यह उनकी ईमानदारी है। यह जिक्र होता है उस बैठक के बीच में। विश्व हिंदू परिषद के विचार खुले तौर पर चंपत राय के साथ हैं। आरएसएस भी नहीं चाहता है कि एक प्रचारक इस दृष्टि से अपराधी करार दे दिया जाए जिसके बाद प्रचारकों की भूमिका पर कोई संदेह उठने लग जाए। यह कोई नहीं चाहता। इसीलिए बैठक के तौर तरीके राजनीतिक हैं। शब्दों का इस्तेमाल नैतिकता और धर्म को परोसने वाला है, जिसमें लज्जा शब्द का इस्तेमाल कई मौकों पर और कई बार किया गया। जो हुआ है वो बहुत लज्जाजनक है।
यानी एक ऐसी परिस्थिति इस बैठक के भीतर बार बार रेंगती रही, क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि इसकी जांच एसआईटी के आगे? मामला पैसे का है, हजारों करोड़ रुपए का है, तो ईडी और सीबीआई इसमें शामिल क्यों नहीं हो सकती है? एक गुस्सा यह भी है, और दूसरी तरफ यह सवाल सिर्फ आस्था का है, हिंदू धर्म से जुड़े भक्तों का है। राम मंदिर निर्माण तो इसी दृष्टि से है, इसीलिए इस बैठक के बीच में यह कहने से कोई चूका भी नहीं कि दरअसल अशोक सिंघल जी ने जो सपना देखा था उस दौर को आप सभी याद कर लीजिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यानी भावनात्मक तौर पर एक ऐसे ट्रस्ट की चर्चा हो रही है जिसमें अतीत के पदचिन्ह दिखाई दें, भविष्य को लेकर कोई अपराध बोध ना रहे, साख बनी रहे, इसकी मौजूदगी बरकरार रहे। हालांकि इन सब के बीच ट्रस्टी को कोई अधिकार तो था नहीं, चंद लोग इसे संभालते थे और इसको अपने हिसाब से चलाते थे, जिसका जिक्र भी हुआ और याद भी किया गया कि पहली बैठक में स्वामी नृत्य गोपाल दास, इनके हस्ताक्षर तक मायने नहीं थे और उस वक्त यह कहा गया था कि दरअसल कोई दूसरा इनका हस्ताक्षर कर देगा। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी, वो भी अयोध्या में नहीं रहते हैं, वो पुणे में रहते हैं। इस बार वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बैठक के बाद भी मैं 3 दिन रहूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात तो सच है, अकाउंट की जानकारी मुझे कल ही मिली या इसी महीने मिली, मैंने भी किसी चीज पर हस्ताक्षर नहीं किए। 3 मैसेज इस बैठक के भीतर लगातार गूंजते रहे। पहला मैसेज, योगी आदित्यनाथ कटघरे में ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में ना हो, इन दोनों के अधिकार क्षेत्र को मुक्त कर दिया जाए और ट्रस्ट को स्वतंत्र मान लिया जाए। ट्रस्ट की जो भूमिका रही, उसमें जो ट्रस्टियों ने काम किया वो स्वतंत्र तौर पर काम करते रहे, और चूंकि यह आरटीआई के दायरे में आता नहीं है तो कोई जानकारी किसी को कहां से दी जाती, यह भी बात होती रही। लेकिन इसके साथ साथ एक सुरूर यह भी था कि राजनीतिक तौर पर ही जब सारी चीजें तय की जा रही हैं तो फिर इन्हें साथ क्यों ना लाया जाए, इनको लेकर सवाल खड़े क्यों ना किए जाए, और बात सिर्फ चंपत राय तक क्यों आकर खड़ी हो गई। और जो 8 लोग जेल भेजे जा चुके हैं उन पर अदालत कल सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले यह परिस्थिति भी क्या बना ली जाए कि अदालत जब उन पर सुनवाई करे तो उन्हें भी मुक्त कर दे, या फिर किसी को ऐसी सजा हो जिससे लगे कि हां यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह राजनीतिक मसला नहीं है। यह दूसरी बात थी। और तीसरी बात कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी, अगर कोई अपराधी नहीं है या अगर सभी अपराधी हैं तो फिर निर्णय होना क्या चाहिए। और उसी के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जब सामने आए पत्रकारों के तो उन्होंने कहा कि दरअसल हम बहुत दुखी हैं, चढ़ावा चोरी लज्जाजनक है, और जो कुछ जिस तरीके से हुआ, और न्यास की बैठक जो 11 जुलाई को होने वाली थी वो 6 जुलाई को यानी आज जब पूरी हुई तो उसमें कोरम बिल्कुल पूरा था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि लज्जाजनक स्थिति के भीतर एक असाधारण सी स्थिति जरूर बन गई, इसीलिए हमने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके साथ ही अब सभी काम डॉक्टर कृष्ण मोहन देखेंगे। खुले तौर पर नहीं कहा, लेकिन यह जानकारी निकल कर आई कि एक नाम आपको रखना चाहिए जिसके जरिए यह बात आए कि आने वाले वक्त में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए कुछ तो निर्णय लिए जा रहे हैं। और इन सब के बीच अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास दोनों की मौजूदगी इस एहसास को बार बार कराती रही बैठक के भीतर और बाहर। यह महज ट्रस्ट के चंद सदस्यों का खेल नहीं है, यह खेल बड़ा और व्यापक है, और यह लंबे अरसे से चला आ रहा था। नैतिकता और ईमानदारी का बोध इसमें है ही नहीं। जब हम अध्यक्ष बने, यानी नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष बने,
आज जब उनको व्हील चेयर पे बैठाया गया, कपड़े से चेहरा ढका गया, उम्र दराज हैं, बीमार रहते हैं, गाड़ी से लेकर उनको आया गया, उन्होंने खामोशी बरती। लेकिन जो बैठक के भीतर का मैसेज था, वो मैसेज बहुत साफ था। वो दुखी थे, आहत थे, वो बड़ा निर्णय चाहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कोषाध्यक्ष यह भी बड़ा निर्णय चाहते थे, लेकिन बहरहाल बात उनकी सुनी जाए। हाँ ठीक हाँ सर हाँ आप उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। यह बैठक ऐसी थी जिसमें राजनीतिक बैठकें भी मात खा जाए। मात इसलिए खा जाए क्योंकि ट्रस्ट को लेकर, चोरी को लेकर या कहीं डकैती को लेकर जिस वक्त नृपेंद्र मिश्रा घूम घूम कर तमाम मीडिया चैनल में कह रहे थे कि दरअसल ये चोरी नहीं डकैती है, उन्हीं चंपत राय के इर्द गिर्द आखिर में पूरी चर्चा सिमटा दी गई। लेकिन उस चर्चा के केंद्र में चंपत राय जरूर हैं, लेकिन केंद्र में उनको बचाने के तौर तरीके भी हैं। इसीलिए बैठक में जो ट्रस्टी के पराशरन थे, जो जुड़े थे ऑनलाइन, उन्होंने कहा दरअसल त्यागपत्र देते ही इसे स्वीकार करना संविधान में है, इसीलिए इस्तीफा स्वीकार किया गया। और चाहवा चोरी की पहली बैठक जो 3 घंटे चली है, उसमें कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने साफ तौर पर कहा कि दरअसल चंपत राय ने उनसे कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं होगा। जो हुआ वो कष्टदायी है, हम सब दुखी हैं, लज्जाजनक स्थिति है, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि चंपत राय अपराधी है। और इसी के बाद यह तय हुआ कि नए ट्रस्टी रिटायर्ड कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बना दिया जाए और इसका ऐलान किया गया। लेकिन इन दो परिस्थितियों के बीच में चंपत राय केंद्र में है और उससे ज्यादा बड़े केंद्र में उनको बचाने के जो तौर तरीके हैं वो खुले तरीके से इस दौर में उभरते रहे जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हों या महंत सीताराम दास हों, इनका भाव बहुत साफ था। अपराधी कभी भी खुद त्यागपत्र नहीं देता है। अपराधी बहुत शातिर होता है, वह तो अपने बचाव के तमाम तौर तरीके का ताना बाना लगातार बुनता रहता है। तो इसका मतलब हजारों करोड़ और उसके बाद जो जमीन से खुली हुई फाइलें हैं, वो दस्तावेज है जो लूट है, जो पत्थरों की खरीद फरोख्त में जो लूट हुई, वो सब कुछ क्या इस पूरी परिस्थिति में खत्म हो गई, दब गई, या एक नया सिलसिला शुरू होगा? बावजूद इसके इन आवाजों को सुनिए और सोचिए, पूरी बैठक हो रही है चंपत राय अपराधी है और चंपत राय अपराधी नहीं है, इसको लेकर चिंतन मनन हो रहा है। ये चंपत राय जी के नेतृत्व में पूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ है।
और आज जो है, जो राम विरोधी लोग राम मंदिर बनने में जो है टांग अड़ाते रहे, जो राम मंदिर न बने उसके लिए वकील खड़ा करते रहे, जो लोग राम जी को काल्पनिक कहते रहे, और जो गर्व से संसद भवन में खड़े होकर के कहते रहे कि लोग जो है बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, आज उनके अफवाह उड़ाने पर ईमानदारों के ऊपर जो है गाज न गिरे। व्यक्ति विशेष की छवि को धूमिल करके उसमें अपना अधिकार जमाना चाहता है, वह संत समाज कभी भी होने नहीं देगा। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ये नए सदस्य या कहें नए महासचिव जो बनाए गए कृष्ण मोहन, ये भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जुड़े हैं, महाराष्ट्र कैडर से आते हैं, हरदोई जिले के शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी की पढ़ाई की है और 1978 में इन्होंने आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ज्वाइन किया था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि दरअसल नागपुर में तैनाती के दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे, बतौर अधिकारी काम कर रहे थे और आरएसएस से जुड़ गए थे और संघ में बकायदा नगर, जिला, प्रांत, संघीय, क्षेत्रीय तौर पर जो भी काम होता है वो तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये निभा चुके हैं। 2012 में रिटायर हुए थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है क्या इन सब के पीछे नागपुर है, लखनऊ है या दिल्ली है, क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति इस दौर में बनकर उभरी है जो मैसेज बहुत साफ दे रही है। इस परिस्थिति के भीतर जो चोरी हुई, जो डकैती हुई, उसको लेकर रुख क्या कहता है और क्या ये रास्ता आखिर में उस दिशा में जाएगा जहां पर आस्था वापस दान पत्रों के जरिए लौटे आए, विश्वास दोबारा स्थापित हो जाए। यही बात कृष्ण मोहन ने पद संभाला यानी महासचिव का जो पद संभाला, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाएंगे, प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया है, कमियां दूर की जाएंगी ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो, समाज में अविश्वास है, विश्वास को दोबारा स्थापित करेंगे। जिक्र इस बात का बैठक के भीतर जरूर हुआ, जितनी बड़ी रकम है क्या वो तमाम रकम एसआईटी के बाद जो पुलिस ने छापे मारे उसमें जब्त कर ली गई है या और भी पैसा है? तो कहा गया जांच की जाएगी। वो पैसा कहां कहां उपयोग में किस किस तरीके से लाया गया, वो नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, कहीं पैसा वहां तो नहीं गया, इसको परखा जाएगा। यही तो जांच की जाएगी। और प्रशासनिक तौर पर चूंकि ट्रस्ट स्वतंत्र है तो अब वो स्वतंत्रता के साथ इन तमाम चीजों पर बंदिशें लगाएगा और अपने तरीके से कामकाज करेगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो 4 बड़े सवाल थे, वो 4 सवाल इस ट्रस्ट की बैठक में कैसे काफूर हो गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पैसा कितना चोरी हुआ नहीं बताया गया। 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 20,000 करोड़, कितना पैसा नहीं बताया गया। यह लूट शुरू कब से हुई थी? 2026, 2025, 2024 या जब से यह ट्रस्ट बना पहले दिन से यह लूट शुरू हो गई। और जितनी बड़ी तादाद में पैसा आता है उसका आंकड़ा जो एक औसत तौर पर बतलाया गया, वो रकम क्या वाकई उतनी मौजूद है? नहीं बताया गया। इस दौर में एसआईटी जो बनाई गई और चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ चंपत राय और योगी की लड़ाई है, दिल्ली और आरएसएस के बीच की लड़ाई है, आरएसएस और योगी का साथ है, या दोनों के जरिए बचाने की कोशिशें हैं, बताया नहीं गया। दिल्ली की बड़ी भूमिका, जब ट्रस्ट उसने बनाया तो उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या वो एक ट्रस्ट बनाकर उसे छोड़ देता है? कई अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार ने कई ट्रस्ट बनाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की निगरानी में वो रहते हैं। और नृपेंद्र मिश्रा पीएमओ से इसीलिए भेजे गए थे कि उनकी निगरानी में सब कुछ रहे। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि दिल्ली और लखनऊ टकराने लगे या दिल्ली और आरएसएस
टकराने लग गए और एक झटके में वो तमाम बातें गायब होती चली गईं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आखिर में जब उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की तो उसने पहली बैठक विनय कटियार से की और विनय कटियार की बैठक के बाद ही यह मामला उभर कर सामने आ गया। आधी रात को प्रधानमंत्री ने विनय कटियार को ही फोन किया और विनय कटियार ने खुले तौर पर चंपत राय को कटघरे में खड़ा कर दिया और चंपत राय ने कभी तरजीह विनय कटियार को दी ही नहीं राम मंदिर निर्माण के बाद से। और राम मंदिर निर्माण के पहले जब आंदोलन चल रहा था उस समय बजरंग दल के जरिए विनय कटियार खासे सक्रिय थे, चंपत राय भी सक्रिय थे और बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर में इन सबों की बड़ी भूमिका जो ट्रस्ट में मौजूद है सब जानते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर आपस में जो उलझने थी, जो गांठें थी, वो पॉलिटिकल थी, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में थी यानी पैसे के जरिए थी, या वो दिल्ली और लखनऊ और संघ के बीच का त्रिकोण में फंसा हुआ ये ट्रस्ट था। क्या था ये सब कुछ 3 घंटे के भीतर चर्चाओं के दौर में निकलता चला गया। इसके हर धागे को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आखिर का एक सबसे बड़ा सवाल यही होगा, संघ हिंदुत्व को छोड़ना नहीं चाहता है, बीजेपी इस पे सवार रहना चाहती है, योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को इसी के जरिए लड़ना चाहते हैं और इन तीनों की परिस्थितियों के भीतर जो पूरा लूट है या जो पूरी लूट की रकम है वो रकम कहां पर है, किस रूप में है और क्या अब एक सिस्टमेटिक तरीके से इतनी बड़ी रकम की आवाजाही संभव भी है, या इस देश के कई मंदिरों में जो इस दौर में खबर निकल कर आई कि बद्रीनाथ और केदारनाथ तक वहां पर भी मुश्किल हालात दान पत्रों में आई हुई रकम की लूट के जरिए उभरी है। तो जो सवाल अनसुलझा सा है वो सवाल नैतिकता का है, ईमानदारी का है, आस्था का है, या फिर वो करप्शन का है, वो अपराध का है और पॉलिटिकल नेक्सस की एक नई रिलीजियस थ्योरी का है, धार्मिक विचारधारा का है। शायद बात इस 3 घंटे की बैठक में इन्हीं परिस्थितियों में फंस कर रह गई और ये एक भयानक तस्वीर है उस आंदोलन से उपजे हुए आस्था को डिगाने वाले सवालों का जवाब ना दे पाने की परिस्थितियों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।